नमस्कार साथियों, हम हैं केबी और डेली करंट अफेयर के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम 24 अप्रैल 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की। पहला प्रश्न है, महामारी अधिनियम 1897 के लिए अध्यादेश लाकर केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य कर्मचारियों पर हमले की जांच कितने दिन में पूरी करने के लिए कानून बनाया है। तो यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा जो डॉक्टरों के ऊपर लगातार हमले हो रहे थे उसको ध्यान में रखते हुए महामारी अधिनियम 1897 में एक अध्यादेश के माध्यम से संशोधन किया गया है। और इस संशोधन के अनुसार अगर किसी भी स्वास्थ्य कर्मी के ऊपर हमला होता है तो उसकी जांच को 30 दिनों में पूरा करना अनिवार्य होगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर किसी स्वास्थ्य कर्मी के ऊपर हमला होता है तो उस मामले का जो फैसला है कोर्ट के द्वारा वह 1 वर्ष के भीतर आ जाना चाहिए। कुछ यहाँ पर प्रावधान किए गए हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है, जैसे कि अगर किसी स्वास्थ्य कर्मी को मामूली चोट आती है तो फिर दोषी व्यक्ति को 3 माह से 5 साल की सजा हो सकती है और 50,000 से 2 लाख का जुर्माना हो सकता है। अगर किसी भी स्वास्थ्य कर्मी को गंभीर चोट आती है तो उस स्थिति में 6 माह से लेकर के 7 साल तक की जेल और 1 से 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। तो ये आपको याद रखना है। प्रत्येक वर्ष विश्व पुस्तक व कॉपीराइट दिवस यानी कि वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है। तो ये दिवस होता है प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो जो हमारे लेखक हैं उन्होंने विश्व की सामाजिक एकता को, सांस्कृतिक को, मानव की प्रगति को अपने लेखन के माध्यम से किस प्रकार से समृद्ध किया है, इसके प्रति उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जाती है विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर। और पहली बार यूनेस्को के द्वारा 1995 में इसे मनाया गया था। ध्यान रखिएगा, यूनेस्को का मुख्यालय आपको मिलेगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में और आद्रे एजोले इसकी प्रमुख हैं। वहीं पर 23 अप्रैल को एक और दिवस मनाया जाता है जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड इंग्लिश लैंग्वेज डे यानी कि विश्व अंग्रेजी भाषा दिवस। और यह दिवस 23 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि महान लेखक विलियम शेक्सपियर का ये जन्म और मृत्यु की वर्षगांठ होती है। तो दोनों दिवस के बारे में आपको ध्यान रखना है। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यादान 2.0 को लॉन्च किया। तो ये लॉन्च किया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब ये प्लेटफॉर्म करता क्या है। तो यहाँ पर लॉकडाउन के दौरान जो कंटेंट है यानी कि इस शिक्षण के लिए जरूरी चीज़ें हैं उन्हें लोगों के द्वारा विद्यादान पोर्टल के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये जो विद्यादान ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है इस पर ई लर्निंग से संबंधित सामग्री निर्मित की जाती है और इस पे चीज़ों को अपलोड किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा नई दिल्ली में इसके दूसरे संस्करण को लॉन्च किया गया। किस संस्थान ने कोविड-19 के बारे में जानकारी के लिए वास करो ऐप लॉन्च किया। तो ये लॉन्च किया है आईआईटी दिल्ली ने यानी कि IIIT दिल्ली ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, ये आईआईटी दिल्ली नहीं है, ये है IIIT दिल्ली यानी कि इंद्रप्रस्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंद्रप्रस्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इसके द्वारा इस ऐप का विकास किया गया है। तो ये ऐप काम क्या करेगा, सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को कोविड-19 के जो हॉट स्पॉट है यानी कि जहां पर संक्रमित लोग हैं उसके बारे में जानकारी देगा और कोविड-19 से संबंधित कोई भी खबर वह असली है या फेक न्यूज़ है इसके बारे में जांच करने में भी इस ऐप के द्वारा मदद की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, वास करो इसका नाम है और इसे डेवलप किया है IIIT दिल्ली ने। आरबीआई ने नाबार्ड को कितने रुपए के वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। तो यहाँ पर आरबीआई के द्वारा नाबार्ड को कुल मिलाकर के 25,000 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो आरबीआई के द्वारा यहाँ पर नाबार्ड को 25,000 करोड़ रुपए, सिडबी को 15,000 करोड़ रुपए और एनएचबी यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक को 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। नाबार्ड की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। मुख्यालय है मुंबई में। अध्यक्ष है इसके हर्ष कुमार बनवाला और अगले अध्यक्ष होंगे GC चिंतला। क्या नाम है, GR चिंतला।
और वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं सिडबी की, तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा लखनऊ में, और इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है मोहम्मद मुस्तफ़ा। हाउ द ओनियन गॉट इट्स लेयर, इस पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है सुधा मूर्ति जी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। सुधा मूर्ति जी के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि इन्फोसिस के जो संस्थापक हैं नारायण मूर्ति जी, इनकी ये पत्नी है, और इन्होंने एक पुस्तक पहले भी लिखी थी जिसका नाम था हाउ द सी बिकेम सॉल्टी। तो इस पुस्तक का ये आप कह सकते हैं दूसरा चैप्टर है, या फिर इसी पुस्तक की अगली सीरीज की पुस्तक है हाउ द ओनियन गॉट्स इट्स लेयर। तो ये आप देख सकते हैं इस पुस्तक का कवर पेज। विश्व बैडमिंटन संघ यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने अपने आई एम बैडमिंटन अभियान के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यहाँ पर नियुक्ति की गई है पीवी सिंधु की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। पीवी सिंधु के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये तेलंगाना राज्य की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और इन्हें गोल्डन गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। आंध्र प्रदेश सरकार की जो एंटी करप्शन हेल्पलाइन है उसकी भी ब्रांड एम्बेसडर है पीवी सिंधु, और वीजा कार्ड जो कि अमेरिका की कंपनी है उसकी भी ब्रांड एम्बेसडर है पीवी सिंधु। तो यहाँ पर कुछ अन्य खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया है BWF के द्वारा। इनके नाम ऐसे आप पढ़ सकते हैं, हालांकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बात करते हैं अगर हम BWF की, तो इसकी स्थापना 5 जुलाई 1934 को हुई थी। मुख्यालय है मलेशिया की राजधानी कोलालंपुर में, और इसके अध्यक्ष हैं होयर लॉर्सन। किस देश की संसद ने औषधीय उपयोग के लिए भांग, जिसे हम कैनाबिस कहते हैं, इसकी खेती को करने की मंजूरी दे दी है? तो ये मंजूरी दी है लेबनान ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, भांग को हम कैनाबिस भी कहते हैं और इसे हम मारिजुआना भी कहते हैं। तो इसकी खेती को अब मंजूरी दे दी गई है अगर इसका प्रयोग मेडिकल पर्पज से किया जाता है। और इससे पहले पिछले वर्ष MP की सरकार ने अपने यहाँ पर जो ये भांग है इसकी खेती को मंजूरी दी थी। तो MP के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं अगर हम लोग लेबनान की, तो ये पश्चिम एशिया का एक देश है जिसकी राजधानी है बीरुत, मुद्रा यहाँ की है पाउंड, और PM यहाँ के हैं हसन दियाब। और लेबनान के साथ साथ अफगानिस्तान को भारत ने गेहूं भेजा है। कितना? 1 मिलियन टन, 1 लाख टन। ये आप लोकेशन देख सकते हैं लेबनान देश की। यहाँ पर आपको मिलेगा साइप्रस, ये ऊपर है सीरिया, और यहाँ पर है इजराइल। किस भारत की प्रौद्योगिकी कंपनी द्वारा इजराइल देश के पहले डिजिटल बैंक का संचालन किया जाएगा? तो ये जो इजराइल का डिजिटल बैंक होगा इसका संचालन करेगी TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यहाँ पर TCS का जो BANCS है इसके द्वारा इस बैंक का संचालन किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, अभी यह बैंक लॉन्च नहीं हुआ है। 2021 में इजराइल के द्वारा इस बैंक को लॉन्च किए जाने की योजना है। बात करते हैं अगर हम लोग TCS की, तो इसका पूरा नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। स्थापना हुई थी 1968 में। मुख्यालय इसका है मुंबई में। अध्यक्ष N चंद्रशेखरन, और इन्हीं के द्वारा पिछले वर्ष एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम है ब्रिजटन नेशन। BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कासोवाल एनक्लेव यानी कि ये आपको मिलेगा पंजाब में, इसको जोड़ने के लिए किस नदी पर एक पुल का निर्माण किया है? तो BRO के द्वारा रावी नदी के ऊपर एक पुल बनाया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो पंजाब में जो कोसोवाल है इसे देश को अन्य हिस्से से जोड़ने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस पुल का निर्माण किया गया है। ध्यान रखिएगा, इस पुल की लंबाई है 484 मीटर। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं रावी नदी की, तो ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास से उद्गम होता है। इसका लंबाई इसकी है 720 किलोमीटर। और अभी हम लोगों ने एक दिन पहले ही डिस्कस किया था कि BRO के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में दापो रिजो ब्रिज का निर्माण किया गया है जो कि बना है सुबनसिरी नदी पर। और इससे पहले BRO ने अरुणाचल प्रदेश में ही सिसेरी नाम के एक पुल का भी निर्माण किया था। तो ये आप देख सकते हैं जो पुल बनाया गया है रावी नदी के ऊपर। किस राज्य की सरकार ने कोरोना वायरस के हॉट स्पॉट क्षेत्रों के लिए ऑप्ट मित्र नामक ऐप लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है कर्नाटक राज्य की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो कर्नाटक की जो CM है BS येदियुरप्पा, इनके द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया। अब ये ऐप काम क्या करेगा? तो मुख्य रूप से जो हॉट स्पॉट एरिया है यानी कि जहाँ पर कोविड-19 के पेशेंट हैं उन क्षेत्रों में इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षण वाले व्यक्तियों की पहचान करेगा
और उन तक पहुंचने में ये मदद करेगा। साथ ही साथ जो कम जोखिम वाले क्षेत्र हैं वहां के लोगों के लिए चिकित्सीय परामर्श इस ऐप के माध्यम से उपलब्ध होगी। कर्नाटक की राजधानी आपको मिलेगी बेंगलुरु में और वाजुभाई वाला यहाँ के गवर्नर हैं। और कर्नाटक ने ही नमस्ते ओवर हैंडशेक नाम का कैंपेन भी शुरू किया था। किस राज्य के कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी कि स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सर्वदा सीनियर्स के तहत हेल्पलाइन शुरू की? तो ये शुरू की है जम्मू व कश्मीर की कानूनी सेवा प्राधिकरण ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब ये जो हेल्पलाइन है वरिष्ठ नागरिकों के लिए है और इसकी मदद से जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं लॉकडाउन में उनकी मदद की जाएगी। कैसे? जैसे कि आपको पता होगा कि ये जो कोरोना वायरस है इससे अधिक उम्र के लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं और अगर कोई व्यक्ति बूढ़ा है तो उसे ज़रूरत की चीज़ों को लेने के लिए मार्केट जाने में भी परेशानी होती है। तो इसीलिए सर्वदा सीनियर्स नाम की हेल्पलाइन शुरू की है जम्मू कश्मीर की सरकार ने। और जम्मू कश्मीर के बगल में है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। तो यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं उनके द्वारा एक्टिविटी कोरोना विषय के साथ छात्रों के लिए ऑनलाइन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है। तो दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। किस वैश्विक कंपनी ने रिलायंस जियो में 9.99% की हिस्सेदारी खरीदी? तो ये खरीदी है फेसबुक ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो फेसबुक के द्वारा कुल मिलाकर के 43,574 करोड़ रुपए में रिलायंस जियो कंपनी में 9.9% की हिस्सेदारी खरीदी गई है। यह आप कह सकते हैं कि फेसबुक ने एफडीआई के माध्यम से निवेश किया है। कहां पर? रिलायंस जियो कंपनी पर। जियो की बात करते हैं तो ये रिलायंस ग्रुप की फोन और डाटा इकाई कंपनी है। वहीं पर फेसबुक की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 4 फरवरी 2004 को हुई थी। मुख्यालय है यूएसए के मेनलो पार्क में। अध्यक्ष और सीईओ इसके हैं मार्क जकरबर्ग। और फेसबुक के द्वारा प्रगति नाम का अभियान भी शुरू किया गया है भारत में और बी थिंक डिजिटल नाम का कैंपेन भी शुरू किया गया है भारत में। इसके अलावा गोल नाम का जो अभियान है ये भी फेसबुक ने शुरू किया है भारत में। उच्चतम न्यायालय के किस राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित उम्मीदवारों के 100% आरक्षण के आदेश को समाप्त किया? तो ये जो आदेश है ये लागू किया गया था आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने ये प्रबंध किया था कि जो हमारे क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए हैं यानी कि जहां पर अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं वहां पर जो स्कूल हैं उनमें टीचर भी होंगे अनुसूचित जनजातियों के। तो ऐसा इन्होंने प्रावधान किया था यानी कि वहां पर 100% आरक्षण इन्होंने दे दिया था शेड्यूल ट्राइब को। तो अब इस आरक्षण के नियम को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है उच्चतम न्यायालय ने। तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा न्यायाधीश अरुण मिश्रा की अध्यक्षता में 5 न्यायाधीशों की एक संवैधानिक पीठ का गठन किया गया था जिसके द्वारा यह निर्णय दिया गया। आंध्र प्रदेश राज्य की बात करते हैं तो इसकी जो राजधानी है वह आपको मिलेगी अमरावती में। यहाँ के वर्तमान में सीएम है जगन मोहन रेड्डी और यहाँ के राज्यपाल हैं बीबी हरिचंदन। अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता संघ यानी कि इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है राकेश शर्मा की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। राकेश शर्मा की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये वर्तमान में बजाज ऑटो के कार्यकारी निदेशक यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। 2 वर्षों के लिए इनकी नियुक्ति की गई है और ये जोहन्स लोमन का स्थान लेंगे। ध्यान रखिएगा कि ये वर्तमान में IMMA के उपाध्यक्ष भी हैं। तो उपाध्यक्ष से इनका आप कह सकते हैं प्रोन्नति हुई है यानी कि इन्हें प्रमोशन मिला है और अब ये हो जाएंगे इसके अध्यक्ष। IMMA इसका मुख्यालय आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। किस IIT संस्थान ने हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम का निर्माण किया? तो ये बनाया गया है IIT मंडी के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। रैम का मतलब क्या होता है? तो रैम ये यूज किया जाता है मेमोरी के लिए। किसमें? कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर आपके मोबाइल फ़ोन में। तो इसका पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी और IIT मंडी आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। और यह जो रैम IIT मंडी के द्वारा बनाया गया है यह स्पिनट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है। वहीं पर इस रैम की खास बात यह है कि ये तेज है, एनर्जी एफिशिएंट है और ज़्यादा सूचना स्टोर करने की क्षमता भी है इस रैम के अंदर। आगरकर अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? बात हो रही है आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट की।
तो ये आपको मिलेगा पुणे में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब यह संस्थान अभी कुछ समय पहले भी चर्चा में था, क्योंकि इनके द्वारा एक बायोफोर्टिफाइड गेहूं की नई प्रजाति विकसित की गई थी जिसका नाम है MACS 4028। और अभी इनके द्वारा जो रोग के कारण होते हैं उनका पता लगाने के लिए एक बग स्नीफर का विकास किया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये एक प्रकार की मशीन है जो कि 1 मिलीलीटर सैंपल में से 10 बैक्टीरिया सेल का 30 सेकंड में पता लगा सकती है। ये इसकी है कैपेसिटी। चलिए अब कल के प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा। तो भारत यहाँ पर रहा है 142वें स्थान पे। ध्यान रखिएगा, जो प्रसन्नता सूचकांक है उसमें भारत का स्थान है 144वां। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक ये जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। नॉर्वे इसमें है पहले स्थान पर। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए विलियम ई कॉल्बी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं फिर कल के वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।